नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। मतलब हमने वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन किया था या प्रतिपादन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कला अवमंदक प्लेट। कला अवमंदक प्लेट। बेटा देखो, समझो कि कला अवमंदक प्लेट होती क्या है। तो जो हम बात करें यदि कला अवमंदक प्लेट की, तो जो प्रकाशीय अक्ष होता है, इस प्रकाशीय अक्ष के समांतर, किसके समांतर होती है बेटा? ये प्रकाशीय अक्ष के समांतर। ठीक, इस प्रकाशीय अक्ष के समांतर एक अपवर्तक तल होता है। अपवर्तक तल होता है। और जब इस अपवर्तक तल पर हम कैल्साइट क्रिस्टल का होता है, यह अपवर्तक तल कैसा होता है? कैल्साइट क्रिस्टल का होता है। तो प्रकाशीय अक्ष के समांतर एक अपवर्तक तल है जो कि किसका बना होता है? कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, जिस पर यदि प्रकाश आपतित करते हैं तो बेटा कैल्साइट क्रिस्टल से हमें हमेशा कौन सा अपवर्तन होता है? द्वि अपवर्तन होता है। इस द्वि अपवर्तन से हमें कितनी किरणें प्राप्त होती हैं? 2 किरणें प्राप्त होती हैं। एक तो होती है ई किरण और दूसरी होती है कौन सी ना? ओ किरण। और दूसरी कौन सी होती है? ई किरण, यानी कि साधारण और असाधारण किरण अपने पास होती है। इन साधारण और असाधारण किरण की अगर हम जब बात करते हैं तो देखो, ये दोनों किरणें कब प्राप्त होती है? जब किसी अध्रुवित प्रकाश का द्वि अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखो कि एक ऐसी प्लेट होती है जो कैल्साइट क्रिस्टल की बनी होती है, अपवर्तक तल होता है उसका। उसको जब प्रकाशीय अक्ष के हम समांतर रखते हैं तो 2 भागों में ध्रुवित प्रकाश 2 भागों में विभाजित होता है, ओ किरण और ई किरण के रूप में। लेकिन बेटा इन दोनों की जो दिशा होती है वो एक ही होती है। मतलब ये दोनों जो विभक्त होते हैं कौन सी दिशा में होते हैं? एक ही दिशा में विभक्त होते हैं और निश्चित कलांतर के साथ गति करते हैं। मतलब इनका जो कलांतर है वो कैसा होगा बेटा? निश्चित होता है। आया समझ में? तो वो प्लेट कौन सी कहलाती है? कला अवमंदक प्लेट कहलाती है। जैसे माना अपने पास ये एक अपवर्तक तल हो गया। कौन सा तल हो गया? ये अपवर्तक तल हो गया। इस अपवर्तक तल में क्या देखो, ऊपर से अपने पास कोई प्रकाश आया, ये अपने पास हो गई कला अवमंदक प्लेट। ठीक है, जब कोई प्रकाश यहां पर आता है तो देखो ऊपर से ये कैसा प्रकाश था? माना अध्रुवित प्रकाश आया। अध्रुवित प्रकाश है, देखो एक ही जगह पर, ये किसमें विभाजित होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश में विभाजित होता है तो डॉट अलग होगा और ई कैसा होगा? अलग। यहाँ पर बेटा डॉट और ई दोनों हमें एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं? एक ही दिशा में प्राप्त हो रहे हैं। माना ये तो किसको दर्शा रहा है? ओ किरण को। और ये किसको दर्शा रहा है? ई किरण को। देखो पिछले जो हमने डायग्राम बनाए थे बेटा, उन डायग्रामों में डॉट अलग दिशा में जा रहा था और ई अलग दिशा में जा रहा, मतलब इस तीर का निशान अलग दिशा में था। यहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। तो ये जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट कहलाती है? कला अवमंदक प्लेट कहलाती है। कौन सी प्लेट कहलाती है? ये कला अवमंदक प्लेट कहलाती है। और होती क्या है कि जब भी कोई अपवर्तन तल है जो किसका बना है? कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ है, उसको प्रकाशीय अक्ष के समांतर हम रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो द्वि अपवर्तन होता है और द्वि अपवर्तन के कारण 2 किरणें प्राप्त होती है। कौन कौन सी? ओ और ई किरण प्राप्त होती है। इन ओ और ई किरण की जब हम बात करते हैं, मतलब साधारण और असाधारण किरण की बात अगर हम करते हैं तो बेटा इन दोनों की दिशा कैसी होती है? एक ही दिशा होती है। दोनों की एक ही क्या होती है? दिशा होती है। और कलांतर का मान कैसा होता है? नियत होता है। तो ये क्या कहलाता है? अपना कला अवमंदक प्लेट कहलाती है। अगर मैं बात करता हूं, देखो अपने पास ओ किरण व ई किरण 2 हमें प्राप्त होती है, इनके बीच कलांतर निश्चित होता है। तो ओ किरण और ई किरण के मध्य कलांतर हम निकालेंगे। मध्य कलांतर, तो बेटा इनके मध्य जो कलांतर होता है वो 2 पाई अपॉन में लैम्बडा
का गुणनफल होता है, और गुणनफल किसका होता है? पथांतर का। यदि जो अपने पास पथांतर होता है, पथांतर का मतलब दो पथों का अंतर, उसको किससे गुणा कर दें हम? 2 पाई अपॉन में लैम्डा से गुणा कर दे, तो किसके बराबर आ जाता है? ये जो मान अपने पास आता है ये ई और ओ किरण के मध्य कलांतर के बराबर आता है। अगर बेटा मैं कैल्साइट क्रिस्टल की बात करता हूं तो कैल्साइट क्रिस्टल के लिए ओ किरण का अपवर्तनांक कितना होता है? μ0, और ई किरण का अपवर्तनांक कितने से लिखा था हमने? μe से। कैल्साइट क्रिस्टल हमेशा कैसा होता है? एक ऋणात्मक क्रिस्टल होता है। उस ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए अगर मैं बात करूं तो होता क्या है वास्तव में कि जो ओ किरण का अपवर्तनांक है वो किससे ज्यादा होता है? ई किरण के अपवर्तनांक से ज्यादा। ये हमने पढ़ा था जब धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल में अंतर पढ़ा था, जब कि ऋणात्मक क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक होता है ओ किरण का वो किससे ज्यादा होता है? ई का। और कैल्साइट कौन सा क्रिस्टल होता है बेटा? ऋणात्मक क्रिस्टल होता है। तो यहाँ पर देखो पथांतर निकालते हैं। पथांतर में होगा क्या? तो पथांतर अपने पास होगा बेटा डी। डी ये यहाँ पर क्या है? जो अपने पास अपवर्तक तल है जिससे अपवर्तन होता है उसकी मोटाई है। डी क्या है? अपवर्तक तल की मोटाई। मोटाई, ठीक है। इस डी को, इस मोटाई को अगर हम अपवर्तनांक के अंतर से गुणा करते हैं तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा था? μ0, किसका कम था? μe। तो यहां से बेटा जो अपने पास पथांतर का मान आया वो क्या आया? तो देखो पथांतर जो अपने पास यहां से आया वो क्या होगा अपने पास? डी बाहर है, डी दोनों से गुणा होगा, कर दो, यानी कि पथांतर बराबर μ0d माइनस μe डी। ये आ गया बेटा अपने पास पथांतर। अगर मैं यहाँ पर कलांतर निकालना चाहूं तो कलांतर में क्या हो जाएगा? कलांतर बराबर क्या होगा? 2 पाई अपॉन में लैम्डा। आगे क्या आएगा? डी, और अंदर क्या है? μ0 माइनस μe। ये होता है बेटा कला अवमंदक प्लेट में जो किरणें प्राप्त होती हैं, ओ किरण और ई किरण, तो उनके मध्य क्या आता है? पथांतर हमें प्राप्त होता है। बेटा कला अवमंदक जो प्लेट होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं वो प्लेटें? 2 प्रकार की होती हैं। और ये 2 प्रकार की प्लेटें कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, एक होती है चतुर्थांश तरंग प्लेट, और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है अर्ध तरंग प्लेट। चतुर्थांश तरंग प्लेट बोल दो या कौन सी बोल दो? अर्ध तरंग प्लेट। 2 हो गई अपने पास। पहला, अब अपनी हेडिंग क्या आएगी? ये आएगी चतुर्थांश तरंग प्लेट। कौन सी की बात करें हम? सबसे पहले चतुर्थांश तरंग प्लेट की बात करते हैं। तो बेटा देखो चतुर्थांश तरंग प्लेट अपने पास होती क्या है कि देखो अपने पास कोई प्रकाशीय अक्ष है के समांतर अपवर्तक तल है, और इसमें कोई क्रिस्टल है। कौन से क्रिस्टल की बात कर रहे थे अब तक हम? कैल्साइट की। तो कौन सा क्रिस्टल हो गया? कैल्साइट क्रिस्टल हो गया। इस कैल्साइट क्रिस्टल से हमें 2 किरणें प्राप्त होती है। एक तो होती है ओ किरण और दूसरी होती है ई किरण। इनके मध्य जो कलांतर था वो निश्चित था, और दोनों की दिशा कैसी थी? एक ही थी। तो ये कहलाती थी अपनी कला अवमंदक प्लेट। अब मान लो ई किरण और ओ किरण जो अपने पास है, इनके मध्य बेटा जो पथांतर है वो कितना हो? λ/4। पथांतर कितना हो? λ/4 हो, तथा कलांतर जो है वो π/2 हो। मतलब λ/4 का पथांतर हो और π/2 का क्या हो? कलांतर हो। तो ऐसी प्लेटें कौन सी कहलाती हैं बेटा? चतुर्थांश तरंग प्लेट कहलाती है, जिसके लिए पथांतर λ/4 हो और कलांतर π/2 हो। तो यहाँ पर देखो 5 बराबर कलांतर क्या आ जाएगा अपने पास? एक हो गया π/2, इसके बाद आ गया 5π/2, फिर आ गया 9π/2, और ये मान ऐसे ही कहा जाएगा 2n + 1/2π। हमने पिछले में भी किया था ऐसा, ये सेम कंडीशन की थी। ठीक है। अब देखो जो ऊपर अपना मान है कलांतर का मान वो ये वाला है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो कलांतर का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख दो। जब समीकरण नंबर 1 में मान रखोगे कलांतर कितना है अपने पास? अधिकतम यहाँ पे 2n + 1/2π, और पथांतर कितना है? 2π/λ d μ0 - μe। हो गया मान।
इसको, यानी कि या तो पथांतर λ/4 रख दो या फिर कलांतर कितना रख दो π/2, एक ही बात हो जाएगी दोनों में। ठीक है, यहाँ पर पाई से पाई अपना कैंसिल हो गया, यहाँ पर लघुत्तम ले लो बेटा, क्या आएगा 2n प्लस इंटू 2 यानी 4n+1/2 बराबर 2d में लैम्बडा μ0 माइनस μe। हो गया अपने पास जो मान था। इस मान को आगे सोल्व करो, यहाँ से d का मान निकाल लो। d का मान बेटा यहाँ से क्या आएगा, तो देखो d का मान अपने पास आ गया 4n+1 इंटू लैम्बडा, और बेटा जो गुणा में था वो भाग में आएगा, तो 2 इंटू 2d, आगे क्या आएगा μ0 माइनस μe, यानी कि d बराबर आ गया 4n+1 लैम्बडा अपोन में 4d μ0 माइनस μe। ये चतुर्थांश तरंग प्लेट में जो अपवर्तक प्लेट हमने ली थी उसकी क्या है बेटा, मोटाई है। और ये किसकी मोटाई दर्शाती है, जब अपने पास क्रिस्टल कैसा होगा, ऋणात्मक क्रिस्टल होता है। अगर बेटा धनात्मक क्रिस्टल हो तो बेटा धनात्मक क्रिस्टल के लिए μe किससे बड़ा होता है, μ0 से बड़ा होता है। तो उसमें कंडीशन कैसी हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो धनात्मक क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं तो धनात्मक क्रिस्टल के लिए क्या होगा बेटा, देखो धनात्मक क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक क्रिस्टल के लिए अपने पास जो मान आएगा वो हो जाएगा, देखो धनात्मक क्रिस्टल के लिए μe किससे बड़ा होता है, μ0 से। तो यहां से मान आ गया अपने पास d बराबर लैम्बडा 4n+1 अपोन में 4, वो का वो है, लेकिन बेटा और क्या आएगा 1 अपोन में, वहां पर μ0 बड़ा था लेकिन यहाँ पे μe बड़ा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, μe माइनस क्या हो जाएगा, μ0 हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है धनात्मक क्रिस्टल के लिए चतुर्थांश तरंग प्लेट की मोटाई। अगर बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश और प्रकाशीय अक्ष के मध्य कितने डिग्री का कोण बने, 45 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का कोण बने, 45 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि वो कौन सा होता है, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, अगर यानी कि जो दोनों के बीच कितने का बने, 45 डिग्री का कोण बने तो प्रकाश होता है वृत्तीय ध्रुवित। अगर 45 डिग्री का कोण नहीं बने तो प्रकाश कौन सा होता है बेटा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होता है। ये दोनों कंडीशन हमने कल पढ़ी थी। अब बात करते हैं हम अपनी अगली हेडिंग। अगली हेडिंग अपने पास कौन सी है, तो ये है अर्ध तरंग प्लेट। किसकी बात करेंगे अब हम, अर्ध तरंग प्लेट की बात करेंगे। तो देखो बेटा उसमें तो ई और ओ किरण के बीच जो कलांतर था वो कितना था, π/2 का गुणज था, और यह उसके अलावा जो या पथांतर कितना था, λ/4 था। यहाँ पर क्या होगा, देखो वही किरण अपने पास, एक तो हो गई ओ किरण, दूसरी हो गई ई किरण। इनके मध्य बेटा कलांतर या तो होगा λ/2 या फिर पथांतर कितना होगा, पाई का गुणज होगा। ठीक है, या तो λ/2 पथांतर उत्पन्न होता है या पाई कलांतर उत्पन्न होता है। तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या आएगा, देखो 5 बराबर पाई 3 पाई, मतलब विषम गुणज होता है पाई का भी, ये आगे आएगा 5 पाई, और ये मान ऐसे ही कहां तक जाएगा 2n+1, और आगे हो गया पाई। ये मान वापस हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जैसे हमने पीछे सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो मान क्या आएगा बेटा, देखो कलांतर की जगह पर कितना रखेंगे, 2n+1 पाई। कलांतर हमने निकाला था वो कितना था, वो था 2 पाई अपोन में लैम्बडा इंटू डी μ0 माइनस μe। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से डी का मान निकालोगे क्या आएगा, ये आएगा 2n+1 लैम्बडा अपोन में 2d μ0 माइनस μe। आ गया मान। बेटा ये मान हमने निकाल दिया, ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए निकाला है, और ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए किसका मान निकाला है, अर्ध तरंग प्लेट की मोटाई निकाल दी। अगर धनात्मक क्रिस्टल हो तो वही कंडीशन है, μe किससे बड़ा होगा, धनात्मक क्रिस्टल के लिए μ0 से। तो अगली हेडिंग क्या आ गई इसी में, धनात्मक क्रिस्टल के लिए क्या होगा बेटा, d बराबर 2n+1 लैम्बडा अपोन में 2d μe माइनस μ0। ये मान आता है किसके लिए, धनात्मक क्रिस्टल के लिए आता है मान। बेटा ये अपनी तरंग प्लेट जो थी अपने पास, चतुर्थांश तरंग प्लेट या कह दो कला अवमंदक जो प्लेट थी वो, और दूसरी वाली जो प्लेट थी वो कौन सी थी,
कलाओमंथक प्लेट के जो दो प्रकार थे वो दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। अब जो अपनी अगली हेडिंग आती है वो देखो है क्या, अपनी जो अगली हेडिंग यहां से आती है तो वो होती है प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवणता। ये अपनी अगली हेडिंग है, ये क्या है, प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवणता। तो देखो बेटा, प्रकाशिक सक्रियता ध्रुवणता होती क्या है इसको समझो। तो अगर हम बात करें प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवणता, तो ऐसे पदार्थ की हम बात करते हैं जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश जो है, मतलब कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनमें से जो समतल ध्रुवित प्रकाश गुजरता है, मतलब वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को के ध्रुवण कोण को घुमा देते, ध्रुवण कोण को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें से गुजरने वाले बेटा, जो समतल ध्रुवित प्रकाश उसमें से गुजरता है उसके ध्रुवण कोण को घुमा देते हैं, और ध्रुवण कोण को थीटा से घुमा देते हैं। माना किससे घुमा दे, ध्रुवण कोण को थीटा से घुमा दिया, तो ऐसे पदार्थ कौन से कहलाते हैं, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं या ध्रुवण पदार्थ कहलाते हैं। और बेटा इन पदार्थों का जो ये गुण है ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवणता कहलाता है। बेटा प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दक्षिणावर्त प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, और दूसरा कौन सा होगा, वामावर्त प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। तो दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से हैं, दक्षिणावर्त सक्रिय प्रकाशिक पदार्थ और दूसरा हो गया वामावर्त। मेरा जैसे इनके नाम से पता चल रहा है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, कौन सी दिशा में घुमा देता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, वो कौन सा कहलाएगा, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहलाएगा। और जो वामावर्त दिशा में घुमा देता है ध्रुवण कोण को, किसके, समतल ध्रुवित प्रकाश के, तो वो कौन सा कहलाता है अपने पास, वो कहलाएगा वामावर्त प्रकाशिक ध्रुव। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो एग्जांपल की बात करते हैं, तो बेटा दक्षिणावर्त के जो एग्जांपल होते हैं अपने पास, वो होता है आर क्वार्ट्ज और दूसरा होता है डी ग्लूकोज। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, इस दक्षिणावर्त की। अगर मैं बात करता हूं वामावर्त का एग्जांपल होता है अल्फा फ्रक्टोज, और दूसरा होता है इसके अलावा एल क्वार्ट्ज। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ये वामावर्त के होते हैं, अल्फा फ्रक्टोज व एल क्वार्ट्ज। तो ये तो अपने पास ऊपर वाला था दक्षिणावर्त प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, आर क्वार्ट्ज व डी ग्लूकोज, और इसके कौन कौन से हो गए, अल्फा फ्रक्टोज व एल क्वार्ट्ज हो गए। बेटा इनमें होता क्या है, देखो दक्षिणावर्त में तो वही है, ध्रुवण कोण को कौन सी दिशा में घुमाएगा, वो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा। और वामावर्त में क्या है, ध्रुवण कोण को कौन सी दिशा में घुमाएगा, वामावर्त दिशा में घुमाएगा। अब बेटा अगली जो अपनी हेडिंग है इसके बाद वो देखो क्या है, तो वो अपने पास है समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन की निर्भरता की। देखो समतल ध्रुवित प्रकाश का जो घूर्णन कोण है वो किस किस मान पर निर्भर करता है। ठीक है। तो बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश की घूर्णन की जो निर्भरता है उसका कई टॉपिक है, हम पहले पॉइंट की उसकी बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण कोण है और तथा प्रकाश द्वारा जो माध्यम आया, जिस माध्यम में वो दूरी तय करता है, मतलब जो ध्रुवण कोण थीटा है। ठीक है। ये कौन सा कोण होगा, जिस कोण से समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाया जाता है वो होता है ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण का जो मान होता है बेटा, प्रकाश जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उस माध्यम में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, दूरी के समानुपाती होता है। और दूसरा बेटा इसके बाद होगा क्या कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो माध्यम की सांद्रता को लिखते हैं सी से, तो माध्यम की सांद्रता के भी कैसा होता है, समानुपाती होता है। तीसरा जो अपने पास यहाँ पे पॉइंट आएगा वो क्या है, तो देखो जो ध्रुवण कोण का मान है, समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण कोण का मान है वो किसके बराबर है, घूर्णन कोण कह दो चाहे ध्रुवण कोण कह दो, तो ये इसका मान लैम्बडा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब तरंग दैर्घ्य
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मान लो अपने पास ये तीन चीजें तो हो गई, निर्भरता आ गई तीन, कि लंबाई जो प्रकाश लंबाई तय करेगा उसके समानुपाती होता है, विलयन जो होता है जो जो विलयन है जिसमें ध्रुवण होता है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, या तरंग दैर्ध्य के वर्ग के कैसा हो गया व्युत्क्रमानुपात। भाई माना अपने पास भिन्न भिन्न माध्यम है और भिन्न भिन्न माध्यम में जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो अलग अलग कोण पर ध्रुवण कोण पर होता है। माना पहले में θ1 पर हुआ घुमा, दूसरे में θ2 पर, तीसरे में घुमा θ3 पर। तो अगर मैं बात करूं परिणामी ध्रुवण कोण या परिणामी घूर्णन कोण, तो परिणामी जो घूर्णन कोण होगा बेटा अपने पास वो क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और लास्ट में क्या आ जाएगा θn। ये किसके बराबर कहलाएगा, प्रकाशिक परिणामी घूर्णन कोण के बराबर। और बेटा ये होता है प्रकाशिक सक्रियता के नियम। ये जो चार हमने लिखे हैं इन चारों को हम प्रकाशिक सक्रियता के नियम भी बोल सकते हैं। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है विशिष्ट घूर्णांक। अब देखो बेटा समझो कि विशिष्ट घूर्णांक होता क्या है। अभी हमने पढ़ा था प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ क्या होता है, उसमें ध्रुवण कोण पढ़ा था जिस कोण पर घुमाया जाता है। ध्रुवण कोण की हमने निर्भरता पढ़ ली, किस किस पर वो निर्भर करता है। अब आता है विशिष्ट घूर्णांक। बेटा विशिष्ट घूर्णांक क्या होता है, देखो ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। इस ध्रुवण घूर्णक पदार्थ की प्रकाशिक सक्रियता को जिससे मापा जाता है, मतलब जो अपने पास ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है इसकी प्रकाशिक सक्रियता का मापन करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट घूर्णांक। कि ध्रुवण घूर्णन पदार्थ की प्रकाशिक सक्रियता का मापन कर जिससे किया जाता है, प्रकाशिक सक्रियता का मापन किससे करते हैं हम, विशिष्ट घूर्णांक से करते हैं। तो विशिष्ट घूर्णांक क्या हो गया कि वह होता है जिसके द्वारा हम घूर्णक पदार्थ जो होता है या ध्रुवण कोण जो होता है उसकी प्रकाशिक सक्रियता का क्या करते हैं, मापन करते हैं। बेटा इसके देखो ठोस पर निकालेंगे द्रव पर निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ठोसों के लिए विशिष्ट, ठोसों के लिए विशिष्ट घूर्णांक। ठोस पदार्थों के लिए जो विशिष्ट घूर्णांक होता है वो क्या होता है। तो बेटा बात करते हैं, देखो हमने अभी पढ़ा था कि जो घूर्णन कोण होता है या ध्रुवण कोण होता है उसका मान लंबाई के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखो ठोस की बात करते हैं तो ठोस में होता क्या है, नियत ताप और नियत तरंग दैर्ध्य। मतलब ठोस के लिए बात करते हैं तो ठोस का ताप कैसा है, नियत है, और उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी है, नियत है। ऐसी स्थिति में कोई समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उस समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए बात करते हैं। तो किस किस पर बात कर रहे हैं हम, नियत ताप व नियत तरंग दैर्ध्य। इस नियत ताप और नियत तरंग दैर्ध्य पर जो घूर्णन कोण होता है थीटा, उसका मान बेटा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के कैसा होता है, समानुपाती होता है। जब यहाँ से समानुपाती का निशान हटता है तो नियतांक लगता है s। यहाँ से s बराबर आ गया थीटा अपोन में l। और बेटा ये s क्या कहलाता है, ये नियतांक है जो विशिष्ट घूर्णांक को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, विशिष्ट घूर्णांक। और ये विशिष्ट घूर्णांक किसके लिए है, ठोस पदार्थ के लिए विशिष्ट घूर्णांक को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं, देखो ये अपना जो काम है ये तो किसके लिए हो गया, ठोस पदार्थ के लिए हो गया। अगर मैं बात करता हूँ द्रव पदार्थ की बात करता हूँ, ठीक है। तो ठोसों के लिए हमने निकाल दिया s बराबर थीटा अपोन में। अगला आएगा द्रव के लिए विशिष्ट घूर्णांक। द्रव के लिए विशिष्ट घूर्णांक, बेटा देखो द्रव का जो विशिष्ट घूर्णांक है वो होता क्या है। तो द्रव के लिए बेटा वही है, द्रव पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो नियत ताप ले रहे हैं हम इसके लिए भी, और क्या ले रहे हैं, नियत तरंग दैर्ध्य। मतलब ताप और तरंग दैर्ध्य तो कैसी है अपने पास, नियत है। तो द्रव जो पदार्थ होते हैं उनके लिए नियत ताप और नियत तरंग दैर्ध्य की हम बात करते हैं। इन पर जो ध्रुवण कोण होता है बेटा थीटा, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण थीटा का जो मान होता है वो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी l और घनत्व बेटा d। यहाँ d क्या है, द्रव का घनत्व है, d है द्रव का घनत्व। या इसको आप रो से भी लिख सकते हो, किससे लिख सकते हो, रो, बात वही है। इसके समानुपाती होता है कि लंबाई
और घनत्व की कैसा होता है, समानुपाती होता है। जब यहां से समानुपाती का निशान हटेगा तो एस एल टी, एस बराबर क्या आ गया, थीटा अपोन में एल डी। यहाँ पर एस क्या है, विशिष्ट घूर्णांक है, और ये विशिष्ट घूर्णांक किसके लिए बेटा, द्रवों के लिए विशिष्ट घूर्णांक। तीसरा देखो, हमने एक ठोस के लिए ले लिया, दूसरा किसके लिए ले लिया, द्रव के लिए ले लिया। अब बात करेंगे तीसरा वाला, तो तीसरा जो अपने पास आएगा वो आएगा विलयन का विशिष्ट घूर्णांक। किसका आएगा, विलयन का विशिष्ट घूर्णांक। बेटा देखो, विलयन का जो विशिष्ट घूर्णांक होता है वो होता क्या है, तो विलयन के अगर हम विशिष्ट घूर्णांक की बात करते हैं तो विलयन का जो विशिष्ट घूर्णांक होता है इसके लिए भी क्या लेंगे हम, नियत ताप, और दूसरा क्या ले लिया, नियत तरंग दैर्घ्य। मतलब ताप भी नियत है और तरंग दैर्घ्य भी कैसी है, नियत है। तो ऐसी स्थिति में जो ध्रुवण कोण थीटा होता है उसका मान बेटा समानुपाती होता है, निर्भर करता है किस किस पर, सांद्रता सी पर, और विलयन द्वारा तय, विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एल पर, एल और सी। मतलब एक तो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और दूसरा प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी पर। यानी कि जब समानुपाती का निशान हटेगा तो नियतांक आ गया एस एल सी, एस बराबर हो गया थीटा अपोन में एल सी। ये हो गई विशिष्ट घूर्णांक, और ये विशिष्ट घूर्णांक किसके लिए आया बेटा, विलयन का विशिष्ट घूर्णांक आ गया। अगला जो अपनी हेडिंग है वो है बेटा ध्रुवणमापी होती क्या, कि ध्रुवणमापी क्या होती है। ध्रुवणमापी में की भाग पढ़ेंगे, इसके बाद बेटा दो प्रकार की जो अपनी ध्रुवणमापी होती है वो भी पढ़ेंगे। कल हम ध्रुवणमापी को खत्म कर देंगे अगली वाली क्लास में, और ध्रुवणमापी खत्म होते ही अपना एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसका एक चैप्टर और बचता है जो 2 से 3 दिन में खत्म। बेटा अब इसके केवल थ्योरेटिकल पार्ट बचे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।